अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, जिसको लेके हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता क्या है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये चीज़ ओरिजिनेट कहाँ से हुई और क्या पर्पस है इसका, क्या फंक्शन और ये कैसे हमारी बॉडी में सारा कुछ करता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ये एक टर्म हमारे पास आती है। सेलुलर रेस्पायरेशन, अब ये क्या चीज होती है? जो हमारे पास आइडिया है सेलुलर रेस्पायरेशन का वो बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसका क्या मतलब है कि जो ह्यूमन बींग्स यानी कि हम क्या करते हैं, हम फूड खाते हैं और जो पार्ट ऑफ फूड होती है, जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है आफ्टर डाइजेशन जो होती है वो कहाँ जाती है, वो रीच करती है हमारे सेल्स को, जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं ऑफ कोर्स। तो इनसाइड द सेल ऑफ ऑल दोज मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन इनटू मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारे पास बेसिकली उस डाइजेशन के बाद जो फूड की मतलब जो उसके जो हमारे सेल तक पहुंचते हैं, उसके बाद वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं किसके अंदर, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। और वो जो आफ्टर डाइजेशन ये सारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर बेसिकली हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं। वो क्या आती है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। बेसिकली वो आती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है प्रोटीन। ठीक है, ये कुछ चीजें आ जाती है हमारे पास। जब हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो मिलते हैं हमें, मॉलिक्यूल्स को जब ब्रेक डाउन होते हैं उसके बाद जो हमें मिलता है, वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन, जो अगेन ब्रोक डाउन होते हैं किसमें, टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो हमने अभी तक क्या चीज देख ली कि हमने देखा कि सेलुलर रेस्पायरेशन का आइडिया बेसिकली हमने डिस्कस किया कि उसके जो पार्ट ऑफ फूड होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है, वो डाइजेशन के बाद जब हमारे सेल तक पहुंचती है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, जो अगेन ब्रेक डाउन होते हैं और वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है बेसिकली ये प्रोसेस आ जाता है फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट है, और इसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं। और जो ये और इस एनर्जी को ही हम यूज करते हैं, बेसिकली ये एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो इसके अंदर जो टर्म आती है वो आती है आगे से मेटाबॉलिक पाथवेज। अब मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होती है? मेटाबॉलिक पाथवेज फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑल दीज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बेसिकली यहाँ यहीं से हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे की बात स्टार्ट होती है। अब अगर हम देखें कि मेटाबॉलिक पाथवेज में आगे से दो पाथवे आ जाते हैं, एक हमारे पास आ जाता है कैटाबॉलिक पाथवे और एक हमारे पास आ जाता है एनाबॉलिक पाथवे। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बेसिकली अगर इन दोनों के डिफरेंस हम देखें तो वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो हमारे पास कैटाबॉलिक पाथवेज होते हैं वो आर इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्सेस, दे आर यूजुअली एक्सर्गोनिक इन नेचर। और अगर हम एनाबॉलिक पाथवेज की बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है दे आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स, दे आर यूजुअली एंटरगोनिक इन नेचर। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि एक्सर्गोनिक क्या होता है हमारे पास और एंटरगोनिक क्या होता है। तो जो बेसिकली हमारे पास ये टर्म है एक्सर्गोनिक, इसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास है फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लोअर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगर हम रिएक्शन की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम बायोकेमिस्ट्री को भी इसके अंदर डील कर रहे हैं, बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ही ये चीज़ कि इसके अंदर बायोलॉजी भी इन्वॉल्व हो जाती है, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है। वो अलग बात है कि हमें केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन हमें इसको यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ रहा है।
क्योंकि बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सब कुछ आ जाता है, आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर इन्वॉल्व हो जाता है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये सारा कंसेप्ट मिला के हमारे पास क्या बनता है, एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स बनता है। तो बेसिकली जो अभी चीज़ हम डिस्कस करें इसके अंदर बायो भी इन्वॉल्व है और केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो जो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे रिएक्टेंट्स आते हैं और प्रोडक्ट्स आते हैं, कि जो चीज़ हम पहले दे रहे होते हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, और उससे हमें क्या मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अब यहाँ पे एक्सर्गोनिक को मैं ये डिफाइन कर रहा था कि जो फ्री एनर्जी होती है किसकी, प्रोडक्ट्स की, वो कम होती है किससे, रिएक्टेंट से। तो ये हमारे पास आ जाता है एक्सर्गोनिक। और अगर हम एंटरगोनिक की बात करें तो वो इसका रिवर्स प्रोसेस है, कि जो फ्री एनर्जी होती है हमारे पास प्रोडक्ट्स की, वो हमारे पास क्या होती है, हाई होती है किससे, रिएक्टेंट से। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है एक्सर्गोनिक का और एंटरगोनिक का। तो अभी तक हमने क्या चीज देख ली, सेलुलर रेस्पिरेशन देख लिया, हमने मेटाबॉलिक पाथवेज देख लिया, हमने कैटाबॉलिक पाथवेज और एनाबॉलिक पाथवेज को भी ब्रीफली डिस्कस कर लिया कि ये दोनों क्या होते हैं और दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, और हमने एक्सर्गोनिक और एंटरगोनिक को भी डिस्कस कर लिया। अगर हम आगे चलें तो आगे देखते हैं कि आगे हम और क्या मजीद डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं किसकी, मेटाबॉलिज्म की। बेसिकली अब ये क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवेज आर मोस्टली इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल से क्या मतलब है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको इस चीज़ का कंसेप्ट होगा कि बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जो आप बार बार परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो एक दफ़ा ही अकर हो सकते हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवेज क्या है, आर मोस्टली इरिवर्सिबल। अब जो यहाँ पे बात आती है वो आती है, एवरी मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ कमिटेड फर्स्ट स्टेप and all the metabolic pathways are regulated. Metabolic pathways in eukaryotic cells occur in specific cellular locations. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो metabolic pathways होते हैं यूकेरियोट सेल्स में जो अकर होते हैं वो स्पेसिफिक जो इनकी सेलुलर लोकेशंस होती हैं वहाँ पे ये सारे पाथवेज अकर होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं किसकी, मेटाबॉलिज्म की। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से पहले वो सारी चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी थी, क्योंकि वो टर्म्स इसके साथ लिंक होती हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है हमारे पास। ग्लाइको यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है हमारे पास ग्लाइको और एक है लाइसिस। ग्लाइको मींस आप ये समझ लें, शुगर आप कह सकते हैं, आप ग्लूकोज कह सकते हैं इसको। तो ये आ जाता है हमारे पास ग्लाइको। और अगर हम लाइसिस की बात करें तो लाइसिस हमारे पास बेसिकली होता है स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। आप कोई भी वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली है कि शुगर या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को क्या करना, स्प्लिट करना, उसको ब्रेक डाउन करना। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का। तो ये हमें ग्लाइकोलाइसिस का मतलब तो पता चल गया कि वो क्या होता है। अब इसके अंदर हमने ये चीज समझनी है कि बेसिकली इसके अंदर होता गया है। इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कुछ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है कि वो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन वो हमें देते क्या है, उससे हमें क्या मिलता है। तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। तो मैंने आपको बता दी ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन, बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो सबको पता है उसके अंदर कितने कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, 6 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास ग्लूकोज के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये जो ग्लूकोज को कि हम कह रहे हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, इसका क्या मतलब है कि ये 6 कार्बन जो है, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ जो ग्लूकोज है हमारे पास, वो ब्रेक डाउन हो रहा है। जब वो ब्रेक डाउन होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जिसके अंदर 6 कार्बन है, तो वो हमें क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुएट जिसके अंदर 3 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं। जब इसके ब्रेक डाउन होगा तो ये हमें क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल किसके देगा, पायरुएट के। ये 1 मॉलिक्यूल हमारे पास था ग्लूकोज का,
और ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ रहे हैं ये आ जाते हैं हमारे पास पाइरूवेट के। तो ये बेसिकली हमारे पास पूरा प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का के हमारे पास जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है उसके जो 6 कार्बन हैं वो स्प्लिट होते हैं 3 कार्बन में जो हमें प्रोवाइड करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट। तो ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस है। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो वो कुछ इसकी इक्वेशन ऐसी बनेगी, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर हम देखें इसकी इक्वेशन तो C6H12 and O6 plus 6O2 6CO2 plus 6H2O plus 3 6 ATP एनर्जी। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस इक्वेशन को माइंड में रखो, ये सिर्फ आपको बताने की हद तक है कि बेसिकली ये सारी चीज़ इसके अंदर हो रही है। अब इसके अंदर जो हमारे पास आता है वो ये है कि बेसिकली जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है सेल का, ये सारा रिएक्शन उसके अंदर अकर होता है। तो जो हमारे पास जो परफॉर्म हो रहा होता है ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर, ये सारा जो रिएक्शन है ये परफॉर्म हो रहा होता है। और एंड नॉट इन ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें नहीं, बेसिकली ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होता है। और ये बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये जो इसका रिएक्शन है जो ये प्रिपेट, अगर हम देखें तो 2 फेजेस के अंदर ये अकर होता है। इसका जो अगर हम पहली फेज की बात करें तो पहली फेज में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास प्रिपरेटरी फेज आ जाती है जिसके अंदर सब प्रिपरेशन होती है। उसके बाद सेकंड फेज की बात करें तो ऑक्सीडेटिव फेज हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज होती है। और जो अगर हम बात करें कि हमारे पास इससे क्या हमें मिलता है, बेसिकली एटीपी मिलता है। अब ये जो 2 एटीपी हमारे पास है, 2 एटीपी हमारे पास पहले रिएक्शन के अंदर यूज होता है और ये हमें क्या देता है, जब हम इसका रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है तो ये हमें क्या देता है, 4 एटीपी देता है हमें और 2 NaOH देता है हमें ये। तो ये सारा प्रोसेस होता है बेसिकली। ये सारी बातें स्लाइड्स में मेंशन है, लेकिन मैं आपको साथ साथ ब्रीफ इसको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो 2 तरह की रेस्पायरेशन इसके अंदर आती हैं, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक आ जाती है हमारे पास। जो हमारे पास एरोबिक रेस्पायरेशन होती है उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होती है और माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए होता है। जो मैंने इक्वेशन अभी स्टार्ट में लिखी बेसिकली वो एरोबिक रेस्पायरेशन को शो करती है, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व था। लेकिन जब हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं ना, हमारे पास वहां पे ऑक्सीजन हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात आ जाती है कि बेसिकली ये एक एनएरोबिक रिएक्शन होगा जो हम परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर ना तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी ना ही माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो हमारे पास होगा, इट अकर्स rarely and produce less amount of energy to ATP glucose molecule। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोसेस आ जाते हैं लाइक ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC। जो ग्लाइकोलाइसिस है कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन बात वही आ जाती है वहां पे कि ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होता है इसके अंदर।
और अगर हम बात करें, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, अकर्स इनसाइड लिविंग सेल्स ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड इज ब्रेक डाउन एंड एटीपी रिलीज्ड। जो कि मैंने आपको बताया पहले कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स मिलते हैं, जो हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो कि होता है ग्लूकोज। तो आइए हम आगे आगे स्लाइड्स में जाते हैं और इसको मजीद डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, ग्लाइकोलाइसिस, बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस कम्स फ्रॉम अ मर्जर ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। Glycose basically means sweet, glucose, sugar, and lysis mean breakdown and splitting. It is also known as Embden-Meyer-Parnas pathway और EMP pathway. बेसिकली जो हमारे पास ये है, ये उसी साइंटिस्ट का नेम है जिसके नेम पे ये पाथवे है, तो इसको इसलिए ईएमपी पाथवे भी कहते हैं और हम इसको ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। तो ये इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था जो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। इसके अंदर भी कुछ बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम इसको एक दफा रीड कर लेते हैं। Glycolysis is the sequence of 10 enzyme catalyzed reactions that converts glucose into pyruvate with simultaneous production on of ATP. In this oxidation process, one molecule of glucose is partially oxidized to two molecules of pyruvate. This major pathway of glucose metabolism occurs in the cytosol of all cells. This unique pathway occurs aerobically as well as anaerobically and does not involve molecular oxygen. ये सारे पॉइंट्स आपको मैं पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो हमारे पास इंट्रोडक्शन था बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस का। उसके बाद वो क्या कहता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट फ्रॉम पायरुवेट। द ग्लाइकोलाइटिक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस डिफर फ्रॉम species to species only in the mechanism of its regulation and in the subsequent metabolic fate of the pyruvate formed. In aerobic organisms, glycolysis is the prelude to citric and cycle and etc. Glycolysis is the central pathway for glucose catabolism. तो ये सारे पॉइंट्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम इसके रिएक्शंस भी कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बेसिकली रिएक्शंस में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। सिर्फ हम इतना देखना चाहते हैं कि बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस पाथवे क्या होता है और उससे हमें क्या मिलता है और वो कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये कुछ आ जाता है मेजर पाथवेज ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल वॉल पॉलीसैकेराइड जो हमें ग्लूकोज से मिल रहा है, राइबोज 5 फॉस्फेट, glycogen starch, sucrose, and strep or pyruvate. Oxidation by pentose phosphate pathway, synthesis of structural polymer storage, oxidation by glycolysis. तो बेसिकली ये सारा जो एक साइकिल सा चलता आ रहा है, जिसकी मदद से हमें क्या मिलता है, पायरुवेट, और ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। और ये सारी जो 7 चीज़ें मेंशन हैं, ये इसके अंदर रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाता है रिएक्शन। ये सारा रिएक्शन है हमारे पास, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक ही पिक्चर के अंदर मैंने पूरा रिएक्शन डाल दिया है, लेकिन इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये कैसे सारे स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो 2 फेजेस में डिवाइड होता है। ग्लाइकोलाइसिस leads to breakdown of 6 glucose into molecules of 3 carbon pyruvate with the enzyme catalyzed reactions being bifurcated or categorized into 2 phases. Number 1 preparatory phase and number 2 pair of phase, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 2 फेजेस में ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होता है। उसके बाद आ जाते हैं इसका जो फर्स्ट फेज है हमारे पास, प्रीपरेटरी फेज। इट कंसिस्ट्स ऑफ द फर्स्ट 5 steps of glycolysis in which the glucose is enzymatically phosphorylated by ATP to yield fructose 1,6 biphosphate. This fructose 1,6 biphosphate is then split in half to yield 2 molecules of 3 carbon containing glyceraldehyde 3-phosphate dihydroxy tone phosphate. Thus the first phase results in cleavage of axon chain. तो बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट फेज का रिजल्ट है वो क्या आ जाता है, क्लीवेज ऑफ एक्सॉन चेन।
This cleavage requires an investment of 2 ATP molecules to activate the glucose molecule and prepare it for its cleavage into 3 carbon compound. पे ऑफ फेज, बेसिकली अभी हमने प्रिपरेटरी फेज को डिस्कस किया, लेकिन इसके स्टेप्स आगे स्लाइड्स में आएंगे, उसको हम मजीद डिस्कस करेंगे। अगली फेज की तरफ हम जाते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट फेज है वो है पे ऑफ फेज। दिस फेज कंस्टिट्यूट्स द लास्ट 5 रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। दिस marks the release of ATP molecules during conversion of glycerol 3-phosphate to 2 molecules of pyruvate. Here, 4 moles of ADP are phosphorylated to ATP. Although 4 moles of ATP are formed, the net result is only 2 moles of ATP per molecules of glucose oxidized, since 2 molecules of ATP are utilized in phase 1. तो अब यहाँ पे बात आ जाती है स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टेप वाइज जो एक्सप्लेनेशन है ग्लाइकोलाइसिस वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास स्टेप 1 फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा आपकी कन्वीनियंस के लिए। अब वो डायग्राम क्या है वो देखते हैं। वो डायग्राम कुछ ऐसे है। ग्लाइकोलाइसिस, अगर हम इसकी बात करें कि फर्स्ट पिक्चर में आपको एक ग्रैंड मदर नज़र आ रही होंगी और सेकंड पिक्चर में आपको एक लड़का नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम फर्स्ट पिक्चर को एज अ फेज 1 कंसीडर करें और पिक्चर 2 को एज अ फेज 2, अब यहाँ पे बात, अब ये क्यों किया मैंने, अगर रिएक्शंस आप लोग याद रखना चाहते हो, आप उसके एंजाइम याद रखना चाहते हो, आप उसके जो कैटालिस्ट यूज हो रहे हैं वो याद रखना चाहते हो, आप जो रिएक्शंस के थ्रू हमें मिल रहा है अगर आप वो नेम्स याद रखना चाहते हो तो ये डायग्राम आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके अंदर आ जाता है ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो ग्रेट ग्रैंड मदर थ्रोज फ्रेश फ्रूट डिश एंड गो बाय पिकिंग पम्पकिंस टू प्रिपेयर पाइस। तो इसके जितने भी वर्ड्स हाईलाइट हुए हुए हैं हमारे पास, ग्रेट का जी, ग्रैंड मदर का जी, थ्रोज, फ्रेश का FR, फ्रूट का FRU, डिश का DI, इसी तरह जो भी वर्ड हाईलाइट्स हुए हैं उनकी मदद से हम ये चीज़ें याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जी से हमारे पास ग्लूकोज आ जाएगा, सेकंड जी से हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आ जाएगा, FR से हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आ जाएगा, FRU से हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट आ जाएगा, DI से हमारे पास डी हाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट DHAP आ जाएगा हमारे पास। अगेन जी से हमारे पास ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ जाएगा हमारे पास, और बी से हमारे पास 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट आ जाएगा, पी से हमारे पास 3 फॉस्फोग्लाइसरेट आ जाएगा। उसके बाद पम्पकिन के पी से हमारे पास फॉस्फोग्लाइसरेट आ जाएगा, एंड प्रिपेयर पाइस से हमारे पास फॉस्फोनोल पायरुएट हमारे पास आ जाएगा, PEP जो हमारे पास यहाँ पे है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फेज, इस तरह हम इसको अगर याद रखना चाहें तो हम इजीली याद रख सकते हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड की बात करें तो ही पुट द फोन एंड ट्राई टू गेट द प्लास्टिक प्लेट टू ईट पाई। तो इसके अंदर भी हम आराम से याद रख सकते हैं, H से हेक्सोकाइनेस, पुट के P से फॉस्फोफ्रुक्टोआइसोमरेज, फोन के PHO से हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, एंड के A से एल्डोलेस, ट्राई TRI से ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, गेट के G से हमारे पास ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, और प्लास्टिक के पी से हमारे पास आ जाएगा फॉस्फोग्लाइसरोकाइनेस, प्लेट के पी से हमारे पास आ जाएगा फॉस्फोग्लाइसरोमुचेस, ईट के ई से हमारे पास एनोलेस, एंड पाई से हमारे PI से हमारे पास पायरुवेट काइनेस। तो इसकी मदद से हम अपने रिएक्शंस और उनके नेम्स को याद रख सकते हैं। तो ये डायग्राम काफ़ी यूज़फुल होगी हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के रिएक्शंस को समझने के लिए। तो हम आ जाते हैं वापस अपनी स्लाइड्स पे। तो ये हमारे पास है स्टेप 1, जिसके अंदर क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन। Glucose is phosphorylated by ATP to form sugar phosphate. This is an irreversible reaction and is catalyzed by hexokinase. Thus, the reaction can be represented as follows. जो कि ग्लूकोज जो हेक्सोकाइनेज हमारे पास कैटालाइज यूज हो रहा है, जो ATP से ADP में कन्वर्ट हो रहा है और जो हमें क्या दे रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसी तरह अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो आइसोमराइजेशन, इट इज अ रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन फ्रॉम C1 to C2 forming a ketose from the aldose. This isomerization of the aldose 6 glucose 6 phosphate gives the ketose fructose 6 phosphate। glucose 6 phosphate जो हमारे पास
ग्लूकोआइसोमरेज जो हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है, और यहाँ पे हमें वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अगर हम अब स्टेप 3 की तरफ आ जाते हैं, फॉस्फोराइलेशन, here the fructose 6 phosphate is phosphorylated by ATP to fructose 1,6 biphosphate. This is an irreversible reaction and is catalyzed by phosphofructokinase enzyme. fructose 6 phosphate जहाँ पे हमारे पास क्या चीज यूज हो रही है, phosphofructokinase ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है, और fructose 1,6 biphosphate हमें यहाँ पे मिल रहा है। स्टेप 4 में हमारे पास ब्रेक डाउन हो रहा है, दिस 6 कार्बन शुगर इज क्लीव टू प्रोड्यूस 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ग्लाइसरॉल्डिहाइड, 3 phosphate gap and dihydroxytone phosphate DHAP. This reaction is catalyzed by aldolase. हमारे पास यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की, यहाँ पे aldolase से वो कैटेलाइज्ड हो रहा है रिएक्शन, वो हमें ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दे रहा है और डाईहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट दे रहा है, जो हमारे पास ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज है। यहाँ पे स्टेप 5 आ जाता है हमारे पास आइसोमराइजेशन, डी hydroxytone phosphate is oxidized to form glyceraldehyde 3 phosphate. This reaction is catalyzed by triose phosphate isomerase enzyme. यहाँ पे 2 glyceraldehyde 3 phosphate हो रहा है हमारे पास यूज, और ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमराइज कैटेलाइज्ड यूज हो रहा है, जो हमें डी हाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये स्टेप 6 आ जाता है हमारे पास, 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate or oxidized glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of glyceraldehyde 3 phosphate into 1,3 biphosphoglycerate। aldehyde हमारे पास कब्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, कब्जेलिक एसिड प्लस ऑर्थोफॉस्फेट ज्वाइनिंग, जो हमें क्या दे रहा है हमारे पास, एसिड फॉस्फेट प्रोडक्ट। रिजल्टेंट रिएक्शन ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास आ जाता है, जहाँ पे 2NAD प्लस 2 पाई प्लस 2NADH प्लस 2H+, जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट हमें दे रहा है। स्टेप 7 की अगर हम बात करें तो द ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप दैट वाज जनरेटेड अर्लियर टू ADP फॉर्म ATP। दिस फॉस्फोराइलेशन addition of phosphate to ADP to give ATP is termed as substrate level phosphorylation, as the phosphate donor is the substrate 1,3 biphosphoglycerate 1,3-BPG. This product, the product of this reaction is 2 molecules of 3 phosphoglycerate, और यही हमारे पास रिएक्शन आ गया। 1,3 phosphoglycerate kinase first substrate level phosphorylation, 2 ATP for 3 phosphoglycerate. स्टेप 8 की अगर हम बात करें, द रिमेनिंग फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज एंड 3 phosphoglycerate is moved from carbon 3 to carbon 2 because of relativity rho energy of hydrolysis to form 2 phosphoglycerate 2PG 3 phosphoglycerate mutates to phosphoglycerate. Step 3, dehydration of PG. This is the second reaction in glycolysis where a high energy phosphate compound is formed. The 2 phosphoglycerate is dehydrated by the action of analose to phosphonyl pyruvate PEP. This compound is the phosphate ester of the enol tautomer of pyruvate. This is a reversible reaction. 2 phosphoglycerate analase H2O phosphonol pyruvate. स्टेप 10 हमारे पास आ जाता है, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम PEP टू ADP। दिस लास्ट स्टेप इज द इरिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फोनोल ग्रुप फ्रॉम phosphonyl pyruvate to ADP. This reaction is catalyzed by pyruvate kinase. This is the second substrate level phosphorylation reaction in glycolysis which yields ATP. This is a non-oxidative phosphorylation reaction. फॉस्फोनोल पायरुवेट काइनेज यहाँ पे यूज हो रहा है, सेकंड सबस्ट्रेट लेवल है फॉस्फोरिलेशन का, 2 ADP से 2 ATP हमें मिल रहा है, और वो हमें दे रहा है फाइनली जो हमें चाहिए था वो क्या था, पायरुवेट। ओवरऑल बैलेंस शीट अगर हम ग्लाइकोलाइसिस के देखें तो ये हमारे पास ओवरऑल इसकी बैलेंस शीट भी आ चुकी है। ये हमारे पास ग्लूकोज है और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट हमें दे रहा है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज gives 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate, therefore the total input of all 10 reaction can be summarized as। तो ये हमारे पास इसकी मदद से समराइज हो सकती है, और ये हमारे पास 2 molecules ऑफ पायरुवेट हमें मिल चुके हैं। ये ओवरऑल बैलेंस शीट हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की आ चुकी है। On cancelling the common terms from the above equation, we get the net equation for glycolysis। अब जो हमारे पास नेट इक्वेशन ग्लाइकोलाइसिस की आती है वो कुछ ऐसी है, ग्लूकोज 2 पाई प्लस 2 ATP प्लस 2 NAD प्लस 2 पायरुवेट प्लस 2 NADH प्लस 2 ATP प्लस 2H प्लस 2 H2O।
तो ये हमारे पास नेट इक्वेशन है वो हमारे पास आ चुकी है। तो अगर हम इसको समराइज करें यहाँ पे तो क्या आता है, दस द साइमल्टेनियस रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ग्लाइकोलाइसिस आर glucose is oxidized to pyruvate, NAD plus is reduced to NADH, ADP is phosphorylated to ATP। तो ये एनर्जी यील्ड हो रही है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में। जो हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन आ गया 1 ATP यूज हुआ, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वहाँ पे 1 यूज हुआ, 1 इंटू टू इज इक्वल टू 2। और मतलब इन शॉर्ट हमारे पास कंजप्शन ऑफ एटीपी कितनी है 2 और गेन ऑफ एटीपी कितना है 4। और अगर हम नेट गेन देखें एटीपी का तो वो अगेन क्या आ जाता है 2, क्योंकि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल रिएक्शन में देखें कि हुआ क्या हमारे पास, तो बेसिकली अगर हम हाफ रिएक्शन इसकी बात करें कि हाफ रिएक्शन में बेसिकली एटीपी यूज हुई है, और जो हाफ रिएक्शन है उसके अंदर हमें एटीपी मिली है। इसलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कंजप्शन ऑफ एटीपी और गेन ऑफ एटीपी, बेसिकली इस बात का ये मकसद है। अगर हम एटीपी की बात करें कि हमारे पास एटीपी होता क्या है, तो बेसिकली एटीपी हमारे पास होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है एटीपी। तो यहाँ से हमें ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी है। तो अगर अब हम इसको समराइज करने पे आए तो हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं अगेन, कि अगर हम इसको देखें कि बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास एक प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को पायरुवेट में। और अगर हम फर्दर देखें इस चीज़ को तो ग्लूकोज बेसिकली जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, एसिटल OA। तो बेसिक, और जब एसिटल OA हमें मिलता है देन फाइनली फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं वैसे ही आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो अगर हम फाइनली इसको देखें जो हमें पायरुवेट अगेन, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि फर्दर पायरुवेट जो है हमारे पास वो कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटल OA। और देन फाइनली अगर हम उसको देखें तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड इनटू जीन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास ब्रेन के अंदर, ब्रेन के जो सेल है बेसिकली उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ देख ली कि ग्लूकोज जो हमारा 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है, वो मॉलिक्यूल ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल जब इसका ग्लाइकोलाइसिस होता है तो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड है उसके 2 मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। और मैंने जैसे कि बता दिया आपको, हाफ स्टेप में हमारे पास एटीपी यूटिलाइज होता है और हाफ स्टेप में हमें एटीपी मिलता है। तो ये बेसिक, और हमने साथ साथ इसके सारे प्रोसेस भी डिस्कस कर लिए। और ये हमारे पास एनारोबिक रिएक्शन होता है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट होती है। उसके बाद हम और क्या चीज़ें देख लेते हैं कि और हमने क्या चीज़ें देखी इसके बारे में, कि जो हमारे पास है जो ये है टेक प्लेस इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी, एंजाइम प्रेजेंट इन साइटोसोल, फ्रैक्शन ऑफ सेल है। और हमने इसके अंदर देखा कि मेजर पाथवे फॉर एटीपी सिंथेसिस इन टिश्यू लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया लाइक आरबीसी। आरबीसी से क्या मुराद है, रेड ब्लड सेल्स। ग्लाइकोलाइसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन सेल। इस पॉइंट को आपने हमेशा माइंड में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लाइकोलाइसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन सेल। उसके बाद अगर हम इसको देखें और कुछ टर्म्स इसके अंदर, तो बेसिकली क्या है कि जो एक्टिव इन ऑल टिश्यूज होते हैं इसको ऑक्सीजन की नहीं ज़रूरत। और जो इम्पोर्टेंट फॉर एटीपी प्रोडक्शन है कि इसके अंदर डिप्लीटेड ऑक्सीजन होता है, एग्जॉस्टेड मसल्स, सेल्स लैकिंग अ माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी जो मैंने रेड ब्लड सेल्स की आपको बात बता दी। और इसके अंदर 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स एंजाइमेटिक स्टेप्स होते हैं, थ्री रिवर्सिबल एंजाइमेटिक स्टेप्स होते हैं, और जो 2 स्टेप्स आते हैं जिसके अंदर कंजप्शन होती है टीपी की। और एक स्टेप में हमारे पास और बाकी जो स्टेजेस हमारे पास आते हैं, बेसिकली 2 स्टेजेस आते हैं। एक स्टेप में हमारे पास कंजम्पशन होती है एटीपी की, और एक स्टेप में एक्वायर होता है हमारे पास एटीपी। मतलब एक स्टेप में कंजम्पशन होती है एटीपी की और एक स्टेप में होता है हमारे पास, जो हमारे पास स्टेज है उसमें होता है हमारे पास एटीपी गेन होता है। तो बेसिकली ये सारा था ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का प्रोसेस और उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके स्टेप्स और इसकी इंपॉर्टेंस और इसके यूजेस। और जो कुछ हमने डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू सो मच।